दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं स्पेशल साइंस की सीरीज। ये इम्पोर्टेंट है सुपर टेट या टेट हो किसी भी स्टेट का, पीएचटी, टीएसटी, रेलवे ग्रुप डी, सीवीटी 2 या एनटीपीसी मेंस के लिए। इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए साइंस की सीरीज इम्पोर्टेंट है। अब तक 39 सीरीज हो चुकी हैं। यह है 40 नंबर सीरीज। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1001 नंबर क्वेश्चन से। पर्णहरित जिसको कि इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको हम बता दें कि जो क्लोरोफिल होता है इसी की वजह से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती वह हरी होती हैं। और जितनी पत्तियां हरी होती या पेड़ पौधे हरे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। वो भी कैसे? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके हरे पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम पर्णहरित में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 102। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक, तो फंक ने किसका निर्माण किया था? विटामिन। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का निर्माण इन्होंने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। विटामिन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई के। क्या होते हैं? ए बी सी डी ई के। ये सारे के सारे विटामिन तो। और बी को स्पेशली आप पढ़ना चाहें तो बी होती है B1 से B12 तक, इसकी टोटल सीरीज होती है। और ये विटामिन का रोल क्या होता है? ये हमारे शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे विटामिन ए आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के रक्त के थक्का जमने के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ई प्रजनन क्षमता के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए, विटामिन सी क्या होता है? त्वचा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन बी की बात करें तो यह क्या है? स्किन खराब ना हो, जीभ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप के विटामिन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग दोस्तों होता है। ए से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। डी से रिकेट्स या मॉरिसिस रोग होता है। विटामिन ई से इम्पोर्टेंसी की कमी। विटामिन के रक्त का थक्का ना जमना। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती विटामिन से। तो विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने की थी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1003। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही का उत्तर भी दोस्तों हमें चयन करना है। कौन सा उत्तर चयन चयन? एकदम सही उत्तर हमें चयन करना है। आइए दोस्तों करते हैं। देखिए एस्बेस्टस धूल, एस्बेस्टस जो धूल होती है किसके लिए नुकसान होती है? ये नाक के माध्यम से अंदर जाती तो फेफड़े में जाकर जम जाती, जिससे फेफड़े के रोग होने की संभावना रहती, या यूं कहें कि फेफड़े खराब होने की प्रबल संभावना रहती। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर। तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे सीसा। सीसा क्या होता है? सीसा जो होता है ये उदर के लिए समस्या उत्पन्न करता है, तो सीसा के लिए करेक्ट आंसर ये 2 नंबर हो जाएगा। अब देखो पारा। पारा किसके लिए नुकसानदेह होता है? ये रक्त धाराएं। रक्त धाराएं क्या होती हैं? जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिनमें क्या होता है? रक्त बहता रहता है, उनके लिए पारा हानिकारक होता है। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। अब देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये मस्तिष्क के लिए हानिकारक होती है। किसके लिए? ये मस्तिष्क के लिए दोस्तों हानिकारक होती है। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा सीसा उदर जिसको स्टमक कहते हो, पारा रक्त कोशिकाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क के लिए हानिकारक दोस्तों होती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1004। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। बेस्ट कंडक्टर किसके हैं लाइकेंस? ये आपको हम बता दें, ये होते हैं दोस्तों वायु प्रदूषण के लिए। कैसे? तो ये दोस्तों वायु प्रदूषण में बताते हैं कौन कौन सी विभिन्न प्रकार के एसिड बेस पाए जाते हैं। और हम आपको बताते हैं लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रेड और ब्लू लिटमस पेपर बनाए जाते हैं।
और रेड जो ब्लू लिटमस पेपर होते, लाल और नीले लिटमस पेपर, ये अम्ल और क्षार में हमें अंतर करना सिखाते हैं। अम्ल कौन होते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती, वह अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती, वह बेस की कैटेगरी में आते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती, वह न्यूट्रल या उदासीन, उनको हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों लाइकेंस क्या है? सबसे अच्छे सूचक किसके? वायु प्रदूषण के। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1005। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, जैव भू रासायनिक। क्या हो जाएगा? जैव भू रासायनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र को पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहा जाता है। देखिए, जैव मीन्स क्या होता है? जिसके अंतर्गत जानवर और पेड़ पौधे आते, उसे जैव कहते हैं। जैव अर्थात जीवित, और पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं और जंतु भी जीवित होते हैं। दोनों अपना भोजन, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट ये क्या होते हैं? जंतु, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। किस पर? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जैव भू रासायनिक चक्र है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1006। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 107। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे अजैविक या नॉन बायोटिक होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे जिनमें जीवन नहीं होता है, किसी भी तरीके से वे जीवित नहीं होते, वे अजैविक या नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक्स ले सकते हैं, स्टोन्स ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। या इसमें आप आर्सेनिक वगैरह भी गिन सकते हैं, मेटल्स जितनी हैं, ये सब क्या है? ये अजैविक में ही आते हैं। सीधी सी बात है, जिनमें जीवन ना हो वही अजैविक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1008। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल व्यंजन जिसको कि कोराल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रभावी कारक कहते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। करेक्ट आंसर सी हो गया दोस्तों। देखिए, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल व्यंजन या कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। अब बता दें प्रवाल द्वीप कहाँ पाया जाता है। प्रवाल द्वीप क्या होता है दोस्तों? ये छोटी छोटी जो सीप होती है, एक जगह एकत्रित होती रहती और इतनी अधिक एरिया में एकत्रित हो जाती, एक द्वीप का निर्माण करती। तो प्रवाल द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। अब ये पश्चिमी है कि पूर्वी, ये दोस्तों आपको ही बताना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1009। सर्वाधिक जैव विविधता जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में। तो आप समझे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए कहाँ जाएंगे दोस्तों? विषुवत रेखा में। कहाँ पर? विषुवत रेखा में यह पाए जाएंगे और इसका मान अंश में होता है 0 अंश। 23.5 ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा है, 23.5 अंश नीचे जाएंगे तो मकर रेखा है। और जितना ये मध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी इसको बोलते, विषुवत रेखा भी बोलते, इंग्लिश में इसको इक्वेटर भी बोलते। 0 अंश के आसपास 10 अंश ऊपर ले लो, 10 अंश नीचे, यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? जैव विविधता पाई जाती। विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ दम से बारिश होती, लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और रात और दिन का जो टाइमिंग होती है लगभग 12-12 घंटे होती है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप पश्चिमी घाट और क्या बताएंगे? पूर्वी हिमालय के बारे में बताएंगे।
इन्हीं दोनों के बारे में दोस्तों आप बताएं। अब ये पूर्वी हिमालय आप लोग देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश तक है। कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश, नागपुर, असम, इस साइड आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्वी हिमालय है। तो यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों और जंतु जानवरों की जो प्रजातियाँ जातियाँ वह निवास करती हों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको ए नंबर बता दिया है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1010। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी पदछाप। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी पदछाप इसको कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, पारिस्थितिकी पदछाप एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1011। भारत का डीएनए उंगली छाप केंद्र स्थित है, जिसको इंग्लिश में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। उसका सेंटर कहाँ है दोस्तों? तो इसका सेंटर है हैदराबाद। कहाँ है दोस्तों? ये हैदराबाद है। हैदराबाद बता सकते हैं आप लोग किसकी राजधानी? ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य रिसेंटली अलग हुआ था? तेलंगाना। यह अलग हुआ था 2014 में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो केंद्र है वह हैदराबाद, लखनऊ एवं चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? 3 जगह स्थित है दोस्तों। बट यहाँ जो अपना आंसर है वह हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद दोस्तों है। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। और इस हैदराबाद के अलावा लखनऊ एवं चंडीगढ़। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चंडीगढ़ एक मेट्रो सिटी पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी और स्वयं में यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। आ जाइए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1012। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण जिसको प्रिजर्व कहते हैं के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण या प्रिजर्व किया जाता है। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जो हम प्रोडक्ट खाते हैं उन्हीं को खाद्य पदार्थ कहा जाता है। और इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करना पड़ता ताकि यह खराब ना हो और इनका हम लोग लंबे समय तक सेवन कर सकें और जहाँ पहुँचाना उचित स्थान पर इनको पहुँचा सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1013। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण जिसको बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हो जाएगा दोस्तों चांदी का पत्थर। क्या? चांदी का जो पत्थर होता है वह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए जैव निम्नीकरण क्या होता है। वैसे पदार्थ जिनको हम भूमि पर डाल दें और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे भूमि के अंदर मिल जाएं, अपघटित होकर उनको सूक्ष्म जीव होते हैं अपने भूमि के अंदर समाहित कर लें, उनको हम जैव निम्नीकरण या इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे आप कागज़ ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, पेड़ पौधे ले सकते हैं, जितने भी जंतु उन सबको ले सकते हैं। सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। ऊन की चटाई भी हो जाएगी, चमड़े का बैग भी हो जाए, जूट की टोकरी। बट जो चांदी का पत्थर है वह नहीं होगा क्योंकि जो चांदी है वह एक मेटल्स है। ये किस में आता है? ये अजैविक में आता है। ये अजैव घटक के अंतर्गत दोस्तों आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर है 1014। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना और सूची निये दे कूट को हमें नए सही उत्तर चुनना है। देखिए दोस्तों, जो मोमोग्राफी होती है वह किससे रिलेटेड होती है? दोस्तों जो मोमोग्राफी होती है वह रिलेटेड होती है स्तन से। किससे रिलेटेड होती है? ये स्तन से रिलेटेड होती है। और जो एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी रिलेटेड होती है रुधिर वाहिकाएं से। किससे? रुधिर वाहिकाओं से ये रिलेटेड होती है। अब बात करें एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी होती है मलाशय से रिलेटेड होती है। किससे?
मलाशय से रिलेटेड होती है। अब बचा बचा क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है गर्भाशय से रिलेटेड। ये दोस्तों मैंने आपको मिला दिया, इसको आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो इसका, मोमोग्राफी स्तन, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाएं, एंडोस्कोपी मलाशय, अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय। अब आते हैं विटामिन डी। अब क्वेश्चन नंबर है 1015, जो 1015 है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो इससे दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट नंबर हो जाएगा, रिकेट्स और अस्थि मृदुता। अभी अस्थि मृदुता आपको समझाते हैं हम, होता क्या है दोस्तों। देखिए, देखो रिकेट्स आप जानते हैं बच्चों में हो जाता है, नवजात शिशु में, या 1.5 साल 2 साल या 3 साल 5 साल की आयु तक लगभग होता है। इसमें पेट निकल आता, हाथ पैर एकदम उंगली के बराबर पतले हो जाते हैं। अब बात करते हैं अस्तमृद्धता क्या होता है। इसमें ये एडल्ट में होते हैं, युवा में। इसमें क्या होता है, हाथों की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, हड्डियाँ जो टेढ़ी हो जाती, इसको ऑस्टियोमोलोसिस भी इंग्लिश में कहते हैं। और विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होता है, दूध से प्राप्त होता है, फिश से, चिकन से और सूर से भी हमें प्राप्त होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1016। देखो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, सभी फलों का राजा, वो है आम। क्या है दोस्तों, आम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देख पा रहे होंगे आप लोग, भारत का राष्ट्रीय फल क्या, आम है। आम में विटामिन ए पाया जाता है और इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और आम किस सीजन में मिलता है, गर्मियों में मिलता है। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1017। देखिए, स्पिग्मो मैनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्पिग्मो मैनोमीटर है वो किसको नापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्तदाब। रक्तदाब को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। एटॉमिक प्रेशर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एटॉमिक नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटिक प्रेशर भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 1018। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एवियम इन्फ्लुएंजा का कारण एक वायरस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1019। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको लीवर कहते हैं। अत्यधिक मद्यपान अर्थात जो शराब वगैरह पीते हैं तो उनका जो लीवर है वह डैमेज हो जाता है और लीवर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण इनको सिरोसिस नाम की एक बीमारी भी होने की संभावना रहती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1020। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है। तो यह दोस्तों कहलाता है एपी कल्चर। अब ध्यान से आप सुनना, अगर हम प्रजनन और प्रबंधन की बात करें तो एपी कल्चर, और मछली का प्रजनन तथा प्रबंधन पीसी कल्चर कहलाता है। सिल्क के उत्पादन को सेरी कल्चर कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1021। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो यह दोस्तों ग्लूकोज, कैसी है, ग्लूकोज शर्करा होती है। इसका करेक्ट नंबर ए आंसर है, ग्लूकोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो फल पक जाते हैं और मीठे होते, स्वादिष्ट होते हैं, खाने में मज़ा आ जाता है, उनमें कौन सी शुगर पाई जाती है, उनमें फ्रक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1022। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लोरोफिल को ही पर्णहरित या हरित लवक कहते हैं। इसी के कारण जो पत्तियां होती पेड़ों की वह हरी होती और ये क्लोरो उसमें फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1023। प्याज का खाद्य अंश है, अर्थात प्याज का जो कौन सा पार्ट्स हम लोग खाते हैं, खाने वाला भाग होता है, वह होता है दोस्तों तना। क्या होता है, तना होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्याज का खाने वाला जो भाग है वह तना, इंग्लिश में इसको स्टेम कहते हैं। अब देखो, स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शैवाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? शैवाल जो है वह स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहते हैं। अब आप समझो शैवाल को स्वपोषित क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती और शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। आपने गंदे नालों, तालाबों में या छतों पर की सीढ़ियों पर आपने देखा होगा, जब बारिश होती छोटी छोटी सी काई हो जाती, उसी को शैवाल दोस्तों कहा जाता। इनमें प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इनको क्या है, स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1025। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का जम जाए जिससे, वो होता है विटामिन के। क्या होता है? जैसे आप सपोज दैट किसी व्यक्ति की चोट लग जाए हल्की फुल्की, तो ब्लड बहने लगता है। सम टाइम्स आफ्टर, कुछ समय बाद वह ब्लड स्टॉप हो जाता है, रक्त रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? विटामिन के के कारण। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त कंटिन्यू बहता, क्या होगा? रक्त कंटिन्यू बहता रहेगा। और विटामिन डी से, इससे सूखा रोग होता है और ऑस्टियोमलाइसिस अर्थात हड्डियां कमजोर हो जाती। विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की जबरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको करना है क्या दोस्तों? इस सीरीज को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।